एक डरावनी रात की शुरुआत में नोएडा का शांत सेक्टर 25 अचानक सनसनीखेज घटना का साक्षी बना। 13 साल की आरुषि तलवार अपने घर में हुई निर्मम हत्या की जद में आ गई। पुलिस ने सुबह 16 मई 2008 को उस समय लाश देखी जब उसने अपनी मासूम बेटी के शव पर से चादर हटाई। वहीं दूसरी ओर 45 वर्षीय घरेलू नौकर हेमराज बंजाड़े अगली सुबह छत पर मृत मिला। 2 मासूम जानें हुई पर हत्यारे आज भी अछूते हैं। पूरी कहानी में कहीं भी कोई अंतिम सुराग नहीं मिला कि आखिर असली हत्यारे कौन थे। ये वीडियो एक वास्तविक आपराधिक घटना पर आधारित है। इसका उद्देश्य किसी भी धर्म, समुदाय, जाति या व्यक्ति के खिलाफ नफरत फैलाना नहीं है। ये कंटेंट केवल रिपोर्टेड तथ्यों, जांच एजेंसियों और सार्वजनिक रिकॉर्ड्स पर आधारित है। किसी भी प्रकार की हिंसा, कट्टरता या कानून को अपने हाथ में लेने का हम समर्थन नहीं करते। हत्याकांड की रात क्या हुआ, इसकी शुरुआत कुछ यूं हुई। 15 मई 2008 की दोपहर तक आरुषि तलवार रोज की तरह घर लौट आई। उसकी मां डॉक्टर नुपुर तलवार सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक क्लिनिक में थी। 1:30 बजे उन्होंने आरुषि को स्कूल से उठाया। उसके साथ आंटी वंदना भी थी। फिर शाम में 4:30 बजे नुपुर फोर्टिस हॉस्पिटल जाकर 7 बजे तक अपना काम संभाला। वे 7:30 बजे घर लौटी। दूसरी ओर राजेश तलवार सुबह 8:45 से दोपहर 3:30 बजे तक कॉलेज में पढ़ाते रहे और उसके बाद 8:30 बजे तक क्लिनिक में रहे। शाम 9 बजे के करीब राजेश कार से घर आए और ड्राइवर उमेश शर्मा कार पार्क करने गए। रात 9:30 बजे एक अहम पल आया। उमेश ने बालकनी में देखा कि नुपुर तलवार और आरुषि डिनर कर रही थीं और राजेश अपने कमरे से बाहर निकलकर आ रहे थे। ये वो पल था जब आरुषि और हेमराज दोनों आखिरी बार जिंदा देखे गए। उसके बाद पूरा परिवार साथ में खाना खा रहा था। इसी दौरान राजेश ने आरुषि को सरप्राइज में सोनी DSC W130 डिजिटल कैमरा दिया, जो मूल रूप से आरुषि के 24 मई के जन्मदिन के लिए था, लेकिन नुपुर ने कहा कि उसे आज ही दे देना चाहिए। आरुषि खुशी खुशी उन कैमरों से माँ बाप और खुद की कई तस्वीरें ली। आखिरी तस्वीर 10:10 पर ली गई। उसके बाद राजेश और नुपुर अपने बेडरूम चले गए और आरुषि अकेले अपने कमरे में रह गई। रात 11 बजे के करीब राजेश ने नुपुर से कहा कि आरुषि के कमरे में रखे इंटरनेट राउटर को चालू कर दे। नुपुर गई। आरुषि को चेतन भगत की किताब द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ पढ़ते हुए पाया और राउटर ऑन कर वापस आ गई। इसी समय राजेश को अमेरिका का एक फोन आया जिसे उन्होंने रिसीव किया। कमरे में कंप्यूटर का इंटरनेट 11:41 पर आखिरी बार एक्टिव था। आधे रात के करीब 12 बजे आरुषि के दोस्त अनमोल ने कई बार कॉल की, लेकिन फोन बंद होने के कारण कोई जवाब नहीं मिल पाया। अनमोल ने मैसेज भेजा, लेकिन उसका फोन बंद मिला। इसके बाद 12:08 पर इंटरनेट राउटर अपने आप बंद हो गया। वहीं इस बीच वो क्या हुआ ये उस वक्त किसी को पता नहीं था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि आरुषि और हेमराज की मौत संभवतः 12 से 1 बजे के बीच हो चुकी थी। अगली सुबह 16 मई 2008 नई नौकरानी भारती मंडल करीब सुबह 6 बजे झांकी हुई। रोजाना की तरह आज भी वो दूध लेकर आई, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद मिला। कई घंटियां बजाने पर जब किसी ने खोला नहीं तो नुपुर दरवाजे के पास आईं। बाहर से बोलकर उन्होंने भारती को बताया कि शायद हेमराज दूध लेने गया होगा और शायद उसने दरवाजा बंद कर लिया है। भारती ने कहा कि चाहे तो चाबियां नीचे फेंक दीजिए। नुपुर ने चाबियां नीचे फेंक दी। भारती जब चाबियां लेने नीचे गई तो पाया कि ग्रिल गेट तो सिर्फ धक्का देने से खुलता है, यानी कुंडी भीतर से नहीं लगी थी। वो ऊपर लौटी। आंगन में राजेश भी अब जाग चुके थे। बैठक में वो डाइनिंग टेबल पर खून लगे आइस क्यूब की बोतल देखकर हैरान रह गए। तब राजेश ने तेजी से कहा, नुपुर, आरुषि के कमरे को देखो। उसने बालकनी से जाकर अपने ही घर का ताला खोला और कमरे के भीतर झांका। वहां बिस्तर पर एक महिला पड़ी थी, उसकी लाश, माथे पर गहरे घाव, गले में एक गहरी चीरा। राजेश जोर से चीखने लगे। नुपुर सदमे में हैरान रह गई। तीव्र भावनाओं के बीच नुपुर ने भारती को आरुषि के कमरे में बुलाया। भारती अंदर घुसते ही दंग रह गई। स्फटिक सफेद चादर से ढकी आरुषि की लाश बिछी थी। नुपुर ने चादर हटाई तो भारती चौंक कर पागलों सी चीखी। आरुषि का गला पूरी तरह से कट चुका था। दोनों को पहले से यह समझ लिया कि हेमराज ही असली आरोपी हो सकता है, क्योंकि वो तो घर में ही कुकरी करते हुए गायब था। उस समय आसपास के लोग और पड़ोसी इकट्ठे हो गए।
शाम 8 बजे तक पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी थी। उस वक्त लिविंग रूम में करीब 15 लोग मौजूद थे और उसके अलावा 5-6 लोग अलग अलग कमरों में थे। सिर्फ आरुषि का कमरा खाली था। इतने लोगों के आने जाने की वजह से अपराध स्थल लगभग पूरी तरह गड़बड़ हो चुका था। पुलिस ने बाद में कहा कि 90% साक्ष्य तब तक नष्ट हो चुके थे। पुलिस ने शुरू में हेमराज बंजाडे को मुख्य संदिग्ध माना क्योंकि वो गायब था। आरुषि के पिता राजेश ने पुलिस से कहा, यहाँ समय मत खराब कीजिए, हम 25,000 रुपए भी देंगे, हेमराज के गांव जाकर जांच कराइए। पुलिस ने संदेह किया कि शायद हेमराज शराब पीकर कमरे में घुस आया और जब आरुषि ने विरोध किया तो उसने मार दिया। इसके लिए पुलिस ने 20,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया। उसी दिन 8:30 बजे आरुषि का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। दोपहर 1 बजे तक पोस्टमार्टम खत्म हो गया और शाम 4 बजे शव अंत्येष्टि के लिए शमशान ले जाया गया। परिवार ने आरुषि का अंतिम संस्कार जल्दी करने की तैयारी की क्योंकि उनका कहना था कि शव जल्दी सड़ रहा था। पुलिस ने कड़ी आपत्ति जताई, लेकिन परिवार ने कहा कि पोस्टमार्टम हो चुका है और आगे कोई नई जांच की जरूरत नहीं है। इस सारा घटनाक्रम देखकर पुलिस को शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। अगले ही दिन यानी 17 मई की सुबह तालवार के पड़ोसियों ने छत पर खून के धब्बे देखे। पुलिस ने जब ताला तोड़कर छत पर कदम रखा तो 10:30 बजे वहां खून लगी जगह पर हेमराज की आधी सड़ी लाश मिली। उंगलियों पर खून साना मिला और हेमराज का शरीर आइस कूलर यूनिट के पास पंखे के नीचे पड़ा था, जैसे किसी ने उसे वहां छुपाया हो। चेहरे पर सड़ी गली हालत में था, इसलिए खुद राजेश ने भी पहले पहचानने से इनकार कर दिया। बाद में हेमराज का परिचित आया और दागा कि ये उसी का शरीर है। हैरानी की बात यह थी कि छत का ताला भीतर से सही था, लेकिन बाहर से टूटा मिला। इससे शक हुआ कि हत्यारे ने शव छुपाया और दरवाजा बंद करके भाग गए होंगे। छत पर रक्त के निशान, खून से सनी हथेली के निशान मिले, लेकिन वो पहचान में नहीं आए। इन घटनाओं के बाद पुलिस और परिवार दोनों अस्थिर हो गए। जब 2 शव एक घटना से कुछ देर पर मिले हों तो सवाल उठते हैं कि क्या इन्हें एक ही जघन्य कांड में जोड़ा जा सकता है। आरुषि को उसके कमरे में, हेमराज को छत पर मारना, दोनों जगह बिना खून के व्यापक छिटपुट दृश्य मिले। आरुषि के कमरे में तो बाल खिलौने भी साफ स्वच्छ थे, खून के छींटे उसी तरफ नहीं थे, जबकि हेमराज की लाश के पास खून फैला हुआ था। फॉरेंसिक ने कहा कि दोनों को पहले कोई भारी वस्तु से मारा गया, जिससे खून की रोशनी चढ़ी, फिर चाकू या तेज वस्तु से गला काटा गया। पर जब भी इन्हें जोड़ने की कोशिश हुई, हर तरफ गुत्थियां मिली। सोचने वाली बात थी कि अगर हत्या के बाद हत्यारे ने लाश ले जाकर छत पर छुपाई, तो छत में कैसे ताला भीतर से नहीं खुला पाया। खून के निशान से पता चला कि झीनी आहट में शव को खींचा गया था। फिर भी कोई फुटप्रिंट्स नहीं मिले, कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं मिली। ऐसे में पुलिस के हाथ में ठोस सबूत कम, संदेह ज्यादा रह गया। महत्वपूर्ण मुद्दा यही है कि प्रारंभिक जांच में हुई चूकों ने मामले को और जटिल बना दिया। अपराध स्थल पर तुरंत कोई सुरक्षाकर्मी तैनात नहीं किया गया। उस वक्त तक कई लोग घर घूम रहे थे। जांच में ये पाया गया कि करीब 90% सबूत तब तक गायब हो चुके थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट लिखते हुए ही कुछ कानूनी अड़चनें उठीं। एक डीएसपी ने कहा कि एक पादरी ने लिखा था कि पोस्टमार्टम में यौन हमले की धारणा को हटाने की गुजारिश की गई, जिससे विवाद बंधा। कहीं न कहीं जांच की मुकम्मली से समझौता किया गया। इसके बाद पुलिस ने तालवार परिवार पर आरोप प्रत्यारोप की बारी लगाई। उन्होंने कहा कि पुलिस ने सबूत मिटाने की कोशिश की, जैसे आरुषि का कमरा साफ रखा और दफ्तर में जो खून लगा था उसे बाद में वहीं रखा। परिवार ने कहा कि उस वक्त इजाज़त पुलिस ने दी थी सफाई की, और मरते शरीर की स्थिति देखकर उन्हें लगा कि इसे जल्दी ही दाह संस्कार करना चाहिए। फिलहाल पुलिस मुख्य आधार खुद बन गई कि ये दोनों हत्याएं तालवार दंपत्ति की हैं, यही दुश्मन थे, यही कत्ल की वजह बताया गया। पुलिस ने 23 मई 2008 को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधे आरोप लगाया कि राजेश तालवार ने अपनी बेटी आरुषि और नौकर हेमराज की हत्या की ताकि वो अपने कथित व्यभिचार को छुपा सके। कहा गया कि आरुषि ने अनमोल को बताया था कि उसके पिता का कोई अफेयर है। इन आरोपों ने मीडिया में आग लगा दी। एक खबर चलाई गई कि तालवार वाइफ स्वैपिंग पार्टीज में शामिल थे और आरुषि को कमरे में बंद रखते थे। एक और रिपोर्ट में कहा गया कि इस रात दंपत्ति किसी होटल की पार्टी में गए थे। तालवार परिवार के लिए ये सब बहुत दर्दनाक था।
एक तरफ पुलिस और मीडिया उन्हें आरोपी बता रही थी, वहीं उनकी मित्र मंडली और पेशेवर दुनिया उन्हें निर्दोष समझ रही थी। दिल्ली पब्लिक स्कूल के छात्र मोमबत्ती जलाकर आरुषि की स्मृति में एकत्र हुए और लिखा, ये मीडिया ट्रायल बंद हो। दिल्ली की समाज सेविकाएं भी कह रही थीं कि बिना सबूत किसी पर आरोप नहीं लगाए जाने चाहिए। तलवार परिवार ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा कि पुलिस ने सबूत के नाम पर उन्हें ही फंसाया है। 2008 में परिवार ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच की मांग की। 31 मई 2008 को मामला यूपी पुलिस से सीबीआई को भेज दिया गया। सीबीआई की नई टीम ने जांच के कई कोण तलाशे। न तो आरुषि के हार्मोन के टेस्ट में खून मिला, न सिवाय दवा के कुछ भी मिला। सीबीआई ने पाया कि आरुषि के पैरों में एक दाग तब तक कोई ध्यान में नहीं आया था जब तक घर की महिला डॉक्टर ने स्वैब की जांच की। इस बीच एक विवाद हुआ जब सीबीआई ने कहा कि उसका लैब परिणाम दूषित पाया गया। अंत में सीबीआई ने माना कि उस नमूने में मिलावट हुई थी, लेकिन यह साबित नहीं किया जा सका कि किसने ऐसा किया। सेक्टर 25 की अपार्टमेंट की वारदात दिखाती है कि पूरी कहानी अधूरी है। पुलिस ने 3 नेपाली नौकरों को भी शक में लिया: हरभजन सिंह, कृष्णा थड़ारई, राजकुमार और विजय मंडल। आरोप थे कि शायद आरुषि की हत्या यौन हमले की असफल कोशिश थी और हेमराज गवाह था। इनमें से थड़ारई का नार्को विश्लेषण से नाम निकला, लेकिन बाद में हर किसी को क्लीन चिट मिली जब सबूत नहीं पके। 2010 में सीबीआई ने सिफारिश की कि राजेश तलवार ही अकेले मुख्य शक के घेरे में है, बाकियों को बेगुनाह माना जाए। मगर 2011 में विशेष अदालत ने इस क्लोजर रिपोर्ट को चार्जशीट में बदल दिया। मामला अदालत में चलने लगा। लंबी बहस के बाद 25 नवंबर 2013 को विशेष सीबीआई कोर्ट ने श्यामलाल जज की अदालत ने राजेश और नुपुर को दोषी ठहराया और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन तब तक हेमराज के परिवार के सब्र के बाल भी झड़ चुके थे। उन्होंने कहा, अपराधी अभी भी हमारे घर में घूम रहा है और पुलिस ने हमें बेगुनाह बनाया। नौकिस्सा का अंतिम टर्न 12 अक्टूबर 2017 को आया, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि साक्ष्य इतने कमजोर हैं कि संदेह के सिवा कुछ भी साबित नहीं हो पाया। दोनों को बरी कर दिया गया। हाई कोर्ट ने लिखा, ये एक शक का मामला है। ये ढंग से साबित नहीं हुआ कि तलवार ने ये हत्याएं की हैं। अदालत ने सीबीआई पर कड़ी टिप्पणी की कि उसने भले ही परिवार को संदेह की नज़र से देखा, लेकिन सामर्थ्य से बढ़कर आरोप लगाना बिल्कुल अनुचित था। ये फैसला तलवार परिवार के लिए राहत की बात थी, लेकिन हेमराज के परिवार को मानो किसी न्याय के बजाय धोखा लग गया हो। नेपाल में लोग सोचते हैं कि तलवार दोषी बचे। हेमराज की विधवा खुमकला बार बार कहती हैं कि उसे पूरा यकीन है कि तलवार ही अपराधी हैं। आज तक इस केस की गांठ सुलझी नहीं है। लोगों के जहन में एक ही सवाल है, असली हत्यारे कौन है? भारत में कई लोग मानते हैं कि सीबीआई और कोर्ट ने पर्याप्त सबूत जुटाए बिना निष्कर्ष निकाल लिया। मीडिया और अफवाहों की नोक-झोंक में सच्चाई कहीं खो सी गई। सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई लंबित है और भारत की उम्मीदें जुड़ी हैं कि शायद वहां कोई नया सबूत सामने आ जाए या फिर कम से कम न्याय का अंतिम फैसला हो जाए। निष्कर्ष ये है कि नोएडा की ये दास्तान सिर्फ 2 लोगों की हत्या नहीं है, बल्कि हमारी जांच प्रक्रिया और मीडिया ट्रायल की कसौटी भी है। ये केस हमें सिखाता है कि चाहे कितना भी दबाव हो, सिर्फ ठोस साक्ष्य पर ही भरोसा करना चाहिए। अफवाहों और मानहानि की चकाचौंध में कभी कभी वो सच ढक जाता है जो इंसाफ की इमारत खड़ी करता। आरुषि और हेमराज दोनों ने निर्दोष रहते कोई अपराध नहीं किया। उनकी याद में न्याय के सभी उपाय करने होंगे। इस कहानी का असली सबक यही है कि किसी भी हत्या की तह तक जांच पड़ताल होनी चाहिए। तमाम अफवाहों से ऊपर सच्चाई की खोज करनी चाहिए और कोर्ट को अपने फैसले में सिर्फ लिखित साक्ष्य देखना चाहिए। तब तक उन मासूमों की संवेदना न्याय की प्रतीक्षा करेगी, जो घर घर कान लगाने पर भी लिखी है। अगर आप चाहते हैं कि सच सामने आता रहे और ऐसी कहानियां भुलाई न जाएं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि सच्चाई हर किसी तक पहुंच सके और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।